कहना चाह रहा हूं कि आप सब ने रिस्क की बातें समझी हुई हैं कि रिस्क क्या होता है। अभी पहले सुन ले, क्या लगता है जी, व्हाट इज रिस्क। आज आप बैठे हैं अपने घर में बैठकर ये वीडियोस देख रहे हैं, बेटे आने वाले दिनों में पेपर देने हैं, बेटे जून दिसंबर आने वाला है, बेटे आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन जब तक क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आता और जब तक आप पास नहीं होते आपका दिल हूं करे, घबराए, बेटे डर लगा रहता है। किस बात का डर? कि आने वाले दिनों में पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर चेकर कैसा होगा, मैं पास हो भी जाऊंगा या नहीं, इस क्वेश्चन में नंबर आएंगे या नहीं। आप सारे पेपर देने के बाद उस दिन शाम को घर में जब पहुंचते हो तो अपने नंबर लगाते हो, बेटे आपने नंबर लगाए और आपके 60% आ गए, तो आपको लगता है कि 50% वाला तो पास ही है, तो मेरे 60 आ गए, रिस्क नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आवाज आती है कि शायद आपने उस क्वेश्चन के नंबर ज्यादा दे दिए हैं, तो बेटे आप उस नंबर को कम करते हो, फिर आप दूसरी बार लगाते हो तो 55% आते हैं। आप खुश हो जाते हो कि मैंने टाइट मार्किंग की फिर भी 55% आ गए। जैसे ही पेपर रखने जाते हो फिर अंदर से आवाज आती है, रामलाल तूने उस क्वेश्चन को पूरा नहीं किया और नंबर ज्यादा दे दिए। आप फिर उसके भी नंबर कम करते हो, उसके बाद भी 50% से अबव आते हैं, तो अब आप मन ही मन सोचते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ छुरियां क्यों ना चल जाए, मेरा फिर भी 50% आएगा। तो बेटे ये जो मन में भूचाल चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, वेरिएशन क्या होगी, इसी को तो रिस्क बोलते हैं। तो मैं आपके सामने अगर एक बात बोलूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, तो बेटे मैं यहाँ लिखना चाहूंगा मीनिंग ऑफ रिस्क, मैं लिखूंगा, आप भी लिखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो आप सोच रहे हैं कि इतना रिटर्न होना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं कि इतना रिटर्न होना चाहिए, उस पॉसिबिलिटी की वेरिएशन का नाम ही तो रिस्क है बेटे। बेटे रिस्क का मतलब है जो मैं सोचता हूं वैसा ना हो। हम सब बैठे अर्थक्वेक आ सकता है बेटे, हमने सोचा तो नहीं था लेकिन आ तो सकता है, तो मैंने कहा उसी को तो नाम रिस्क है, साइक्लोन का नाम रिस्क है, अर्थक्वेक का नाम रिस्क है। बेटे रिस्क का मतलब ही है जो हमने सोचा और वैसा ना हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिस्क। आइए बेटे, रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क बेटे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, रिस्क अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैं पूछूं आपसे कि रिस्क कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटे? पॉलिटिकल रिस्क, बेटे टेक्नोलॉजिकल रिस्क, बेटे बिजनेस रिस्क, अलग अलग प्रकार के रिस्क हो सकते हैं बेटे। मैं आज आपको समझाऊंगा, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह है जिसके रिस्क हो सकते हैं। मैंने तो 3 ही लिखे हैं क्योंकि डब्बे में 3 आ रहे हैं। बेटे आप बताइए, भारती का वॉलमार्ट के साथ संधि होना और फिर टूटना, क्या ये पॉलिटिकली अटैच नहीं था? बेटे एफडीआई का मुद्दा उठा और पॉलिटिकली क्या ये रोल नहीं था? आजकल आप देखिए नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आप ध्यान से देखें, अंबानीज, अदानीज, ये जितने भी लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया, आज उनकी कंपनीज देखिए, क्या उनका मार्केट प्राइस ऊपर नहीं जा रहा? तो बेटे यही तो है पॉलिटिकल रिस्क। आपने वो मूवी देखी थी गुरु, गुरु, बेटे गुरु में ये बताया गया कि धीरू भाई अंबानी का 36 का आंकड़ा था कांग्रेस के साथ, और बेटे गुरु में तो पूरा बताया कि कांग्रेस ने क्या किया, पी चिदम्बरम ने धीरू भाई अंबानी के लिए कौन कौन से सेक्शंस चुने और नए टैक्स लेकर आ गया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बेटे चिदम्बरम ने खाली धीरू भाई अंबानी को सोच के निकाले थे। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं
पॉलिटिकल रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में, हमारी इंडिया में पॉलिटिकल रिस्क इंपॉर्टेंट है बेटे। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं वॉलमार्ट, आप भी लिख दें। टेक्नोलॉजिकल में लिख रहा हूं ओनिडा, और बिजनेस में लिख रहा हूं किंगफिशर एयरलाइंस। और भी हो सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। नोकिया, नोकिया फोन्स। आप बताइए, जब आप बहुत छोटे थे तो आप टीवी कहां देखते थे? टीवी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे या कलर टीवी देखते थे? और किस ब्रांड का देखते थे? मैं अपनी बात करूं बेटे, तो मैं अपने घर में जब टीवी देखता था तो हमारे माता पिता ने ओनिडा का टीवी खरीदा हुआ था। हम ओनिडा का कलर टीवी देखते थे, बड़ा सा डब्बा होता था, उसका एरियल ऊपर जाता था, कई बार नहीं चलता था तो हम एरियल से हिलाते थे, तब तक केबल नहीं स्टार्ट हुई थी बेटे। उस जमाने में जेके टीवी चलता था, इजी टीवी चलता था, टेक्सला टीवी चलता था, वेस्टर्न टीवी चलता था, इवन एलजी का भी टीवी आया था बेटे। आजकल अगर आप देखें तो टीवी तो बंद ही हो गई, और बेटे वो ओनिडा, एलजी, ईसी, टेक्सला खत्म हो गए, खत्म हो गए बेटे। आजकल एलईडी, एलसीडी, सैमसंग, ऐसी नई नई ब्रांड्स आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी बेटे। सोनी बेटे, एलईडी भी खत्म हो गई, एलसीडी बेटे, फ्लैट स्क्रीन खत्म हो गई, कर्व, कैसे बदलता जा रहा है सब कुछ। ओनिडा टीवी मुझे तो लगता नहीं कि इस दुनिया में अब रहता भी होगा, वो कंपनी खत्म हो गई। मोटरोला कंपनी खत्म हो गई बेटे। इसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल रिस्क। हर चीज जैसे एकदम बदलती जा रही है बेटे। आपने पहले नोकिया का फोन खरीदा था, आजकल सैमसंग का फोन खरीद रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया आपको, नोकिया तो खत्म ही कर दिया, अब आपके सामने सैमसंग सैमसंग ही है बेटे। टच स्क्रीन है बेटे, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है। नोकिया तो खत्म हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद भी ली। इसका मतलब, रिस्क का मतलब है द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क, मैंने थर्ड रिस्क लिखा बिजनेस रिस्क। आप जिस बिजनेस में हैं बेटे, वो बिजनेस भी खत्म ना हो जाए, फेल ना हो जाए। सहारा इंडिया, किंगफिशर एयरलाइंस बेटे, ये कंपनियां बंद हो चुकी हैं, खत्म हो रही हैं, लिक्विडेट हो रही हैं, इनका बिजनेस ये चला ही नहीं पाए। विजय माल्या फेलियर रहा। तो आज मैंने कहा रिस्क का मीनिंग ये है, रिस्क इतने प्रकार के हैं। तो मैं अब आगे चल रहा हूं बेटे। रिस्क, रिस्क में मैं जो मेन रिस्क लूंगा उस रिस्क का नाम है बिजनेस रिस्क। मैं जो बेटे मेन रिस्क ले रहा हूं उस रिस्क का नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क लिख लें बेटा। रिस्क में मैं पहला रिस्क लिख रहा हूं बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क में बेटे दो रिस्क होते हैं, एक का नाम है ऑपरेटिंग रिस्क, और बेटे दूसरे का नाम है फाइनेंशियल रिस्क। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। हम पहले इस चित्र को बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे और फिर आगे आगे चलेंगे। कोई घबराने की बात है ही नहीं बेटे। कितनी मेहनत से आपके सामने मैं एक डायग्राम प्रिपेयर कर रहा हूँ बेटे। कंसेप्ट नंबर 14 मान लीजिए, मैं कंसेप्ट 14 से 18 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अलग से भी लिखवाऊंगा, कंसेप्ट 14 की पीपीटीज बनाई हुई है। ये मेरा प्यार है बेटे, मेरा सेवा भाव है कि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ पीपीटीज के अलावा भी। तो मैंने कहा रिस्क का मीनिंग ये है, टाइप्स ऑफ रिस्क ये हैं। बिजनेस रिस्क दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क बेटे। ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में अभी सीखेंगे। मैं अगली शीट में जा रहा हूं, आपने ऐसे पहले इसका डायग्राम पूरा कंप्लीट करना है। कैसे चलूंगा बेटे? कैसे चलूंगा बेटे? आप ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे चलूंगा बेटे।
ये लिखा था आपने ऑपरेटिंग रिस्क, ये लिखा था आपने ऑपरेटिंग रिस्क, और इसके नीचे आपने लिखा था इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अभी बताऊंगा क्या होती है, ठंड रखिएगा। यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। जैसे बेटे रेंट, जैसे सैलरीज, जैसे लाइटनिंग। बेटे बड़े सारे खर्चे हो सकते हैं जो कंपलसरी देने ही देने हैं। अभी देखेंगे बेटे, पहले आप ऑपरेटिंग रिस्क वाला ब्रांच कंप्लीट कीजिए। मैं यहां से शुरू किया था, मैंने ये देख लीजिए, मैंने यहां से शुरू किया था, ये लीजिए, मैं बेटे मिनिमाइज कर दूं, मेरा बेटे ये देखिए मीनिंग ऑफ रिस्क। मैंने सबसे पहले लिखा था द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। अलग अलग प्रकार के रिस्क हो सकते हैं बेटे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिस्क हो सकते हैं। फिर मैंने कहा था बिजनेस रिस्क के दो हिस्से हैं, एक का नाम है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरे का नाम है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। अभी मैं ऑपरेटिंग रिस्क समझा रहा हूं। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है, मैंने लिखा जी ऑपरेटिंग रिस्क इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अभी समझाऊंगा। फिर मैंने एग्जांपल्स लिखे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ खर्चे, टेलीफोन के कुछ खर्चे जो यूज करें या ना करें फिर भी आएंगे बेटे, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मैंने एक लेक्चर में जहां तक मुझे याद आ रहा है आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट, जब मैं ब्रेक इवन करा रहा था, कि फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटे। बेटे फिक्स कॉस्ट का मीनिंग मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, फिक्स कॉस्ट का मीनिंग मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या होता है बेटे, अभी बता देता हूं। बेटा थोड़ा सा हैंग हो गया, एक मिनट दोबारा से खोल रहा हूँ, सब चल नहीं रहा था पेन। कोई बात नहीं बेटे, मैं दोबारा लिख दूंगा, आपको समझ आना चाहिए। मेरा क्या है, वो शीट गलती से मेरे से रब हो गई, कोई ऐसी घबराने की बात क्या। मैंने सबसे पहले लिखा था रिस्क, मुझे याद है मैंने यहां पर लिखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन
expected return. The possibility of variation in expected return, इसको बोलते हैं बेटे रिस्क. मीनिंग ऑफ रिस्क, तो रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न. यहां पे लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क्स. टाइप्स ऑफ रिस्क बेटे मैंने पहला लिखा पॉलिटिकल रिस्क, मैंने दूसरा लिखा बेटे टेक्नोलॉजिकल रिस्क, मैंने लिखा बिजनेस रिस्क. 3 तरह के रिस्क हैं और मैंने बड़ी सारी कंपनीज के एग्जांपल दिए. मोटोरोला, नोकिया, ओनिडा, भारती, वॉलमार्ट, ओनिडा, अलग अलग दिए बेटे. फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एज ए फाइनेंस मैनेजर मुझे बिजनेस रिस्क के बारे में पता होना चाहिए. तो बिजनेस रिस्क की 2 ब्रांचेस मैंने आगे शुरू कर दी बेटे. एक का नाम है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरे का नाम है फाइनेंशियल रिस्क. एक का नाम है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरी का नाम है फाइनेंशियल रिस्क. तो बेटे ये मैंने बिजनेस रिस्क का संधि विच्छेद कर दिया. बिजनेस रिस्क का संधि विच्छेद कर दिया. मैंने कहा ऑपरेटिंग रिस्क इज ड्यू टू, ये अलग शीट में बनाऊंगा लेकिन मैं आपको तो बना के दे चुका हूं, तो मेरे से रब हो गई तो दोबारा बनाया बेटे. प्यार है ना, क्या करूं, प्यार है बेटे. तो यहां पे लिख रहा हूं, आपने लिखा था ऑपरेटिंग रिस्क, ये लिखा बेटे, ये लिखा ऑपरेटिंग रिस्क. इसके नीचे लिख रहा हूं इट इज ऑपरेटिंग रिस्क, इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग fixed cost. It is due to incidence of fixed operating cost. फिर मैंने आगे कहा examples of fixed operating cost. Examples of fixed operating cost. मैंने लिखा था rent, मैंने लिखा था salaries, मैंने लिखा था printing and stationery वगैरह वगैरह. अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के. अभी चित्र चलेगा बेटे, लंबा चलेगा, 2-3 पेज छोड़ दें और जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको देखें. पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको जब ब्रेक इवन पॉइंट बताया था तो एक बात बताई थी फिक्स कॉस्ट के बारे में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट होती क्या है और बेटे इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये बात मैं बता चुका था, फिर भी बता रहा हूं आज क्योंकि आपको थोड़ा सा और देखना है. मैंने कहा दैट कॉस्ट विच इज कांस्टेंट, ऐसी कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को छोड़कर कांस्टेंट रहती है, उसको कहते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है. बेटे फिक्स कॉस्ट 2 तरह की हो सकती है. दैट फिक्स कॉस्ट which is related to ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसी फिक्स कॉस्ट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करती है, इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है. दैट फिक्स कॉस्ट which is related to operating activities is named as operating fixed cost. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, रेंट देना, फैक्ट्री का रेंट देना, सैलरीज देना एम्प्लॉइज को,
सैलरीज टू एम्प्लॉइज, बेटा ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। और मैं यहां लिख रहा हूं दैट फिक्स कॉस्ट which is which is related to financial activities, which is related to financial activities, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेट करती है is named as फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। बेटे फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स कॉस्ट जो ऑपरेशन से रिलेट करती है और एक फिक्स कॉस्ट जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेट करती है। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं इसके एग्जांपल लिखूं फिर आपको बताता हूं। एग्जांपल लिख रहा हूं जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट जो देते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, और भी जो इंटरेस्ट पे करते हैं बेटे, ये मैंने बताया हुआ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में, वहीं से ये पॉइंट निकल रहा है। मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। आराम से बेटे प्यार प्यार से समझना है, होले 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 प्यार को बढ़ाना है मेरे बेटे, हद से गुजर जाना है, गुजर जाना है बेटे। मैं आपको एक एग्जांपल देके सारी बातें समझाना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं जी किंगफिशर एयरलाइन का आप सबने नाम सुना हुआ है, किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस। आप बताइए जी किंगफिशर एयरलाइन का मेन बिजनेस क्या है? कि भाई एरोप्लेन्स को चलाना और दिल्ली से मुंबई तक या कहीं भी किसी भी सफर में नागरिकों को, सफारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जहां पे वो जाना चाहते हैं। तो दिल्ली से मुंबई में मान के चले एक इनका रूट है किंगफिशर एयरलाइन का। एरोप्लेन यहां से उड़कर मुंबई जाता है और मुंबई से उड़कर दोबारा से दिल्ली आता है, मैं ऐसा मान रहा हूं। इस एरोप्लेन में 500 पैसेंजर्स बैठने की कैपेसिटी है मेरे बेटे, ऐसा भी मान लेते हैं। तो बेटे 2 पायलट्स, बेटे 10 एयर होस्टेसेस, गॉर्जियस लुकिंग एयर होस्टेसेस। आपने देखा विजय माल्या हमेशा गॉर्जियस लुकिंग फीमेल्स के साथ खड़ा होता है, गॉर्जियस लुकिंग, रेड कलर के बेटे कोट पहने होते हैं उन्होंने। अच्छा बेटे ब्लेजर्स जिनको बोलते हैं। बेटे आप ये बताइए कि पैसेंजर्स 500 हो, 100 हो, 300 हो, 400 हो, बेटे 2 पायलट जाएंगे, 10 एयर होस्टेसेस जाएंगी और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 5 लाख रुपए का पेट्रोल लग जाएगा बेटे। पेट्रोल बेटे इंजन को चलाना है ना, तो 5 लाख रुपए का पेट्रोल लगेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और ये सच्ची घटना पे आधारित है। कई बार आप देखते हैं लिखा होता है सच्ची घटनाओं पे आधारित, तो ये बेटा सच्ची घटना है, एक केस स्टडी है किंगफिशर एयरलाइन की कि वो किस तरह से आज लिक्विडेशन के कगार पे पहुंच गई। आइए बेटे मैं यही तो कहने जा रहा हूं कि आप ये बताइए कि किंगफिशर एयरलाइन ने डिबेंचर्स या एचडीएफसी से लोन भी लिया हुआ है 10% ब्याज पे, 10 लाख रुपए इनको ये भी देने होते हैं एनुअली। अब पैसेंजर 100 हो, पैसेंजर 200 हो, पैसेंजर 300 हो, बेटे इनकी पेट्रोल की कॉस्ट ऑपरेटिंग है, फिक्स्ड है, उतनी रहेगी। 10 एयर होस्टेसेस की सैलरी उतनी ही रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि पैसेंजर कम होंगे तो एयर होस्टेस को सैलरी कम मिलेगी। और बेटे 2 पायलट को जो मिलना है सैलरी उतनी ही मिलेगी। तो मैंने कहा दिल्ली से बॉम्बे और बॉम्बे से दिल्ली आने की एक्टिविटी किंगफिशर एयरलाइन की है ऑपरेटिंग, और इसकी वजह से जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो बेटे एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जैसे आपके सामने बताया,
अब आप बताइए कि किंगफिशर एयरलाइन ने ये 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो पे करना है, चाहे पैसेंजर्स आए या ना आए, ये जो इंटरेस्ट पे करना है बेटे, ये इंटरेस्ट किंगफिशर एयरलाइन की कौन सी कॉस्ट है? इसको बोलते हैं बेटे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो बेटे दो तरह की कॉस्ट हुई, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती थी, याद कीजिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। तो जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती थी, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, बेटे उस पे जो कॉस्ट होगी वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होगी। और बेटे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती थी, जैसे ब्रिटानिया ब्रेड्स की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, केक्स बनाना। उसके लिए प्लांट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, वर्कर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इस सबको मैं कहूंगा ये ब्रिटानिया ब्रेड्स की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब इसमें कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट दो तरह की हो सकती है, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की। बात समझ आई? ब्रिटानिया ब्रेड ने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो मैं कहूंगा ब्रिटानिया ब्रेड का वो मेन धंधा नहीं है, वो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो बेटे फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो पैसे लगते हैं उसको फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। तो मैंने कहा जी फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, हमारे दिल्ली में बेटे 5 स्टार्स बहुत है, क्योंकि मिनिस्टर्स का आना जाना बहुत लगा रहता है हमारे दिल्ली के अंदर। हर स्टेट के मिनिस्टर्स आते ही रहते हैं बेटे, हमारे कुछ कंट्रीज के भी आते हैं। एक हमारे यहाँ पर है मोरिया शेरेटन, बेटे ऐसा प्रमुख होटल है। बैरक ओबामा इसमें रुका, बिल क्लिंटन रुका, जितने भी बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आते बेटे इसी होटल में रुकते हैं। मान के चलो कि मोरिया शेरेटन में 500 बेडरूम्स हैं, 100 सिंगल बेडरूम्स हैं, ऐसा मान के चलो बेटे। एक मेन रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है बेटा। मेन रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है बेटे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोज करें कि नए गेस्ट आए या ना आए, 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 बेटे इनकी जो सैलरी है बेटे कंपलसरी देनी है। बेटे बेड शीट्स रेगुलरली चेंज होंगी, बेटे पिलो कवर्स चेंज होंगे, बेड शीट्स चेंज होंगी, पिलो कवर्स चेंज होंगे, वॉशरूम्स क्लीन होंगे बेटे, वॉशरूम्स क्लीन होंगे। अब चाहे गेस्ट हो या गेस्ट ना हो, मैं आपसे यही कह रहा हूं, इस कॉस्ट को बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बेटे इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मोरिया शेरेटन ने कैनरा बैंक से लोन लिया हुआ है 100 लाख का। तो बेटे जो इस पे इंटरेस्ट पे करते हैं मोरिया शेरेटन के लोग, चाहे गेस्ट आए या ना आए, हम उसको कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बेटे फिक्स कॉस्ट दो तरह की होगी, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो मैं आपसे यही बात समझाने जा रहा हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा, ऑपरेटिंग रिस्क इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। यहां लिख रहा हूं ऑपरेटिंग रिस्क कैन बी
calculated with the help of operating risk can be calculated with the help of operating leverage. बेटे ऑपरेटिंग रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। हम ऑपरेटिंग लिवरेज की मदद से उसको निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं लिवरेज क्या होती है। आपको याद है आप स्कूल में थे जब? मैं भी बताता हूँ, पहले आराम से आप पहले यहां तक लिख लें फिर बताता हूँ। बेटे 11th क्लास में आप सभी ने या 9th में भी फिजिक्स तो हम सबके पास थी। बेटे फिजिक्स के लैब में जब जाते थे तो मेरे टीचर ने तो एक बार कहा था कि बेटे ये बाल्टी है, बकेट है, इसमें पानी डाला है, इसमें पानी है, पानी पानी, आप इसकी गहराई चेक करो। तो बेटे एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसका नाम था लिवर। मैंने उस इंस्ट्रूमेंट से उस पानी की गहराई चेक की थी। तो बेटे वहीं से एक वर्ड आया लिवरेज। बेटे आप ये बताओ, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई टूल तो होगा। मेरे पास ये पेन है बेटे, ये देखो, ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक पेन है, 10,000 का है। ये मैं यूज कहाँ कर रहा हूं? ये मैं बेटे, ये मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं और इसमें लिख रहा हूं और आप तक पहुंच रहे हैं। बेटे मैं कह दूं, इट इज अ टूल, इट इज अ टूल। ये एक टूल है जिसकी मदद से हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं यहां पर रिस्क कैलकुलेट कर सकता हूं। रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड, मैं रिस्क को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो इट इज अ टूल। तो लिवर भी एक टूल है जिसकी मदद से मैं रिस्क को कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे कपड़े को काटना है तो मुझे सीजर चाहिए, सीजर चाहिए, सीजर चाहिए। तो मैंने कहा सीजर इज अ टूल फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर कटिंग द क्लोथ। इसी तरह से लिवर की जगह मैंने वर्ड यूज कर दिया लिवरेज। लिवरेज, लिवरेज, लिवरेज इज अ टूल for calculating the risk. Leverage is a tool for calculating the risk. तो बेटे मैं यहां पर दो लिवरेज का इस्तेमाल करूंगा, एक ऑपरेटिंग लिवरेज और दूसरी फाइनेंशियल लिवरेज। बेटे एक ऑपरेटिंग लिवरेज और दूसरी फाइनेंशियल लिवरेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। दो तरह की लिवरेजेस होती हैं। एक का नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज और एक का नाम है फाइनेंशियल लिवरेज। बेटे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। तो मैं यहां पे यही बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम एक लिवरेज का इस्तेमाल करेंगे और उसका नाम है ऑपरेटिंग लिवरेज। अब मैं बेटे एक केस स्टडी बताऊंगा, आपको सारी बातें समझा दूंगा। आप मेरे सामने एक छोटा सा एग्जांपल जरूर लिखें, हेडिंग लिखें केस स्टडी।
फॉर अंडरस्टैंडिंग, केस स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द formulas, the formulas of operating leverage, financial leverage and combined leverage. तो बेटे मैं मान के चलता हूं कि सेल्स 1,00,000 रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 रुपए की है, और बेटे यहां पर लिख दिया मैंने कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपीज की है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए की है, ईबीआईडी 30,000 रुपए की है, मान के चलिए इंटरेस्ट 10,000 रुपए का है, तो यहां पर आ गया जी ईबीटी 20,000 रुपए। आराम से बेटे मोरिया शेरटन की मैंने आपको एक झूठी मूठी की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दे दी, जगह छोड़ दी बेटे, 3 कॉलम बनाने थे, यहां पर मैंने कुछ बताना इधर, यहां पर ये एग्जिस्टिंग है बेटे, यहां न्यू है बेटे, और यहां चेंज है बेटे, चेंज परसेंट, एग्जिस्टिंग, न्यू एंड चेंज। बेटे मान के चलते हैं कि सेल्स 10% से गिर गई, सेल्स 10% से डिक्रीज हो गई, ऐसा मैं मान के चलता हूं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक नई प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। अगर सेल्स 10% से गिर गई तो बेटे 1,00,000 की जगह यहां पर सेल्स कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट बेटे कितनी आएगी, कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, बेटे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, बेटे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, ईबीआईटी 25,000 आएगी, बेटे इंटरेस्ट कॉस्ट 10,000 आएगी, तो ये भी फिक्स्ड रहेगा बेटे, इसका नाम है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है, रेंट, सैलरीज एटसेट्रा, बेटे 15,000 आ गया। आराम से बेटे कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आप समझदार बच्चे, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप खाली सुन नहीं रहे, आप हाथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटे लाइफ में तो तभी सक्सेस मिलती है ना जब आप कोई भी काम 100% करें। तो बेटे चलिए एग्जिस्टिंग लिख दिया, न्यू लिख दिया, चेंज परसेंट, अब मैं आ रहा हूं जी चेंज परसेंट। आप बताइए मैंने 10% से यहां पर डिक्रीज किया था, 10% से डिक्रीज किया था, मैंने कहा था मान लो कि सेल्स 10% से गिर गई तो नई प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है। तो बेटे 1,00,000 की जगह 90,000 हो गई, 50,000 की जगह 45,000 हो गई, कंट्रीब्यूशन 45,000 हो गई, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 20,000 हो गई, ईबीआईटी 25 हो गई, इंटरेस्ट 10 हो गया, ईबीटी 15 हो गई। देख लीजिए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि चेंज इन परसेंटेज कितना आया। बेटे चेंज इन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, नई माइनस पुरानी अपॉन पुरानी इंटू 100, मतलब 90,000 नई सेल्स है, 1,00,000 पुरानी सेल्स है, अपॉन पुरानी सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, इज इक्वल टू 10%, इज इक्वल टू 10%। तो बेटे मैं यही कह रहा हूं, चेंज अगर आप देखें तो यहां 10% का है। अच्छा ये बताओ कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया, चेंज इन सेल्स, तो चलिए ठीक है आपने निकाला, मैंने आपसे पूछा आप पहले चेंज इन सेल्स निकालिए, आपने निकाला,
चेंज इन सेल्स, मैं आपने लिखा न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स इंटू 100, 90,000 माइनस 1,00,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। मैं आपसे पूछूं चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप ये कहेंगे न्यू कंट्रीब्यूशन माइनस ओल्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन ओल्ड कंट्रीब्यूशन इंटू 100। बेटे नई माइनस पुरानी अपॉन पुरानी इंटू 100, तो बेटे यही तो होता है चेंज का फॉर्मूला। अब आप देखिए कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज है, मैं करके दिखाता हूं। 45 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, बेटे 10% है, 10% है। तो बेटे मैं यहां भी लिख रहा हूं 10% में कंट्रीब्यूशन गिरी, सेल्स जितने से गिरी कंट्रीब्यूशन भी उतने से ही गिरी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी उतने से गिरी। तो चाहे सेल्स या कंट्रीब्यूशन कुछ भी लिखे, बात एक ही है बेटे, दोनों में डिक्रीज उतने परसेंट ही आएगा जितने में पहले में आया। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे बताइए ईबीआईटी में कितना चेंज आया बेटे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, ईबीआईटी में कितना चेंज आया? बेटे 5,000 न्यू, ये देख लीजिए ऐसे करते हैं, न्यू ईबीआईटी, मैं यहां लिख रहा हूं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी अपॉन ओल्ड ईबीआईटी इंटू 100। बेटे 25,000 माइनस 30,000 अपॉन 30,000 इंटू में 100, देख लीजिए बेटे। ये आ गया बेटे 16.66%। आराम से देख लीजिए, कमाल हो रहा है। सेल्स में 10% से गिरावट है, कंट्रीब्यूशन में भी 10% से गिरावट है, लेकिन ईबीआईटी तो 16.67 गिर गया, ईबीआईटी तो 16.67 गिर गया, ये देख लीजिए 16.67% गिरा। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जब सेल्स 10 से गिरी, कंट्रीब्यूशन भी 10 से गिरा, तो ईबीआईटी 16% से कैसे गिर गया? बेटे एक ही तो कारण है, ये बड़े पापा बैठे हैं, ये देखिए, ये देखिए बेटे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है ना, एग्जिस्टिंग में भी न्यू में भी, क्योंकि फिक्स कहती है मैं चेंज नहीं होंगी चाहे तुम्हारी सेल्स कम हो या ज्यादा हो। तो बेटे इस वजह से ईबीआईटी में ज्यादा डिफरेंस आ गया। अब मैं अगर इसको इस तरह से देखूं, if there is 16.6% change in EBIT, then there is, पहले किसमें चेंज आया, पहले तो ये बता दीजिए बेटे, पहले गांव बसेगा या पहले लुटेरे आ जाएंगे? पहले सेल्स में चेंज आएगा या कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, उसकी वजह से ईबीआईटी में चेंज आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं इफ देयर इज
10% चेंज इन कंट्रीब्यूशन, अगर 10% चेंज है कंट्रीब्यूशन में, देन देयर विल बी 16.67% चेंज इन EBIT। बेटे अगर कंट्रीब्यूशन में 10% चेंज है तो हमने देखा कि EBIT में 16.67 चेंज आया। तो मैं अगर इसको एक से लूं, इफ देयर इज 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन में 1% से चेंज है, then how much will be the change, then how much will be change in EBIT। तो EBIT में कितना चेंज होगा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16.67 इंटू 1/10। बेटे परसेंटेज तो कट गया, ये आ गया बेटे 1.66। देख लीजिए, इसका मतलब अगर कंट्रीब्यूशन 1% से बदलती है तो EBIT 1.66 से बदलेगी। बेटे आपने जाने अनजाने में फॉर्मूला लिख दिया। देखिए, ये बताइए मेरे को, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं और आपने फॉर्मूला बना दिया बेटे। अब मैं उस फॉर्मूले को लिखूंगा। आपने क्या लिखा, 16.67 इंटू 1% अपॉन 10% इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज। ये क्या लिखा बेटे, 16.67 चेंज इन EBIT। ये क्या लिखा बेटे, चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल्स और चेंज इन कंट्रीब्यूशन। तो बेटे फॉर्मूला बन गया, चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये देखिए बेटे, ये किसका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आराम से देखिए, मैं यही फॉर्मूला वहां पे लिखने वाला हूं। कहां पे, एक बच्चा कहने लगा, हाँ बता रहा हूं बेटे, ये देखो उसी चित्र में लिखूंगा बेटे। चित्र खत्म कहां किया अभी, ये तो मेरा प्यार था, समझा रहा था, लॉजिक समझा रहा था, कहां से कहां पहुंच गया। ये लिखा ना, ऑपरेटिंग रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसके आगे लिख रहा हूं बेटे, ऑपरेटिंग लिवरेज के दो फॉर्मूलेस लिखने हैं। एक तो कंपैरेटिव फॉर्मूला लिखना है बेटे, कंपैरेटिव फॉर्मूला। एक फॉर्मूले का नाम है कंपैरेटिव फॉर्मूला और एक फॉर्मूले का नाम है एब्सोल्यूट फॉर्मूला। बेटे एक तो कंपैरेटिव है और एक एब्सोल्यूट है। कंपैरेटिव क्या है बेटे, अभी लिखा नहीं आपने, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अभी लिखा था बेटे। वैसे कंपैरेटिव तभी यूज कर सकते हैं जब आपको 2 ईयर्स, 2 फिगर्स, 2 कंपनीज दी हो, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। 5वीं क्लास के बच्चे को दूसरे 5वीं से कंपेयर तभी कर सकते हैं जब 2 बच्चे हो। मान के चलो एक ही बच्चा है, एक ही आपको डाटा दिया। जैसे यहां पर देखिए आप, मैं कहता हूं जी आपको मैंने खाली एग्जिस्टिंग ही दे दिया, ये एग्जिस्टिंग ही दिया हुआ है, ये न्यू नहीं दिया, तो फिर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि बेटे हम किस के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन के बीच में और EBIT के बीच में। हम रिलेशनशिप किस के बीच में निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन के बीच में और EBIT के बीच में। तो हम कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो बेटे हमने इन दोनों के बीच में जो बड़े पापा बैठे हैं उसका इफेक्ट देखना है।
और कंट्रीब्यूशन बेटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि यहां पहले चेंज आएगा, और ईबीआईटी में बाद में चेंज आएगा बेटे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आराम से बेटे, आराम से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है और ईबीआईटी डिपेंडेंट है। हम कोई भी रेशो बनाते हैं ना बेटे, हम हमेशा इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट पढ़ते हैं। क्या मतलब? मैंने कहा जी मैं कुछ भी आज के तक जो भी मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें मैंने हमेशा क्या किया है, रेशो कभी भी बनाई है ना बेटे, कोई भी फॉर्मूला बनाया है तो मैंने एक बात का ध्यान रखा है, आपको पता नहीं है क्योंकि आपका फॉर्मूला रटते आए, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर एक ही ईयर दिया है, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट और इसको कहते हैं डिपेंडेंट। बेटे आराम से देख लो, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट, तो मैं वहां पर यही फॉर्मूला लिखने वाला हूं बेटे, ये देख लो। तो मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट फॉर्मूला, इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी। टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी, ठीक है जी। अब मैं यहां पे कह रहा हूं, नीचे भी एक और डब्बा बनेगा, हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज हाई विल बी ऑपरेटिंग रिस्क। जितनी लिवरेज ज्यादा होगी, जितनी लिवरेज ज्यादा होगी उतना रिस्क ज्यादा है। तो जैसे मैं कहूं, सपोज, इंटरप्रिटेशन करने बेटे, सपोज ऑपरेटिंग लिवरेज इज 3, then it implies for every 1% change in, पहले किस में चेंज आएगा बेटे, फॉर एवरी 1% चेंज इन कंट्रीब्यूशन, पहले तो गांव बसेगा ना बेटे, पहले तो इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा, देन देयर will be 3% change in, then there will be 3% change in, then there will be 3% change in EBIT। तो 3% चेंज होगा EBIT में। आराम से बेटे लिख लीजिए पहले,
अब बेटे अभी ये चित्र थोड़ा सा एक दो डब्बे और बनेंगे, आपने यहाँ तक तो लिख ही दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक यहाँ पर अलग से बॉक्स बनाना है। आपने कहाँ पर बनाना है मैं बेटे बता देता हूँ। ये जो बेटे सबसे पहले हमने डायग्राम शुरू किया था, बिजनेस रिस्क को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क तो मैं करता गया, ये देखिए ऑपरेटिंग रिस्क तो मैं करता ही गया। फिर आगे लिखा मैंने और आगे फिक्स कॉस्ट समझाया और मैं केस स्टडी बताई, फिर फॉर्मूले बताए और फिर मैंने इस टेबल को कंप्लीट किया यहाँ तक। और मैंने कहा भी दो तीन बॉक्स और आने हैं। बेटे मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप यहां पर इसके साथ साथ कुछ लिखें। जैसे मैं कह रहा हूं जी फाइनेंशियल रिस्क, इधर का डब्बा देखें उधर लिखें, थोड़ा दिमाग लगाएं। मैं यहां लिख रहा हूं जी फाइनेंशियल रिस्क, it is due to incidence of फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। आराम से बेटे मैं समझा चुका हूं कि फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल। फिर इसके एग्जांपल्स भी मैं बता चुका हूं। एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। फिर मैंने लिखा था बेटे नीचे, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, राइट हैंड साइड लिखता जा रहा हूँ। फाइनेंशियल रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। Financial risk can be calculated with the help of financial leverage. बेटे फाइनेंशियल लिवरेज की मदद से आप फाइनेंशियल रिस्क निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज की मदद से आप ऑपरेटिंग रिस्क निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी आगे चलते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज के बाद मैंने आपको केस स्टडी समझानी शुरू कर दी थी और मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए जी चेंज इन ईबीटी कितना आया, क्योंकि इसके बीच में जो कॉस्ट बैठी है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बैठी है बेटे, ये रे पापा, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, मम्मी मम्मी। आराम से मैंने कहा 15 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू में 100 बराबर में, जरा चेक कर लीजिए, ये आया बेटे 25%। ये 25% से डिक्रीज हुआ जी। ईबीटी ईबीटी 25% से डाउनफॉल आई है। ईबीटी डिक्रीज बाय 25%। आराम से देख लीजिए, ईबीआईटी में 16.67 से गिरावट आई क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट सेम थी, लेकिन 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 ईबीटी में 25% से गिरावट आई क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी सेम थी। तो इसको मैं अगर इस तरह से पढ़ूं, मैं अगर इसको इस तरह से पढ़ूं, इफ देयर इज 16.67% चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि पहले तो ईबीआईटी में चेंज आया, देन देयर will be 25% change in, then there will be 25% change in EBT। बेटे तो 25% चेंज होगा ईबीटी में। मैं अगर ऐसे करूं, इफ देयर इज
1% चेंज इन ईबीआईटी, अगर 1% चेंज होगा ईबीआईटी में, देन बाय हाउ मच परसेंटेज चेंज विल बी देयर इन ईबीटी। तो फिर ईबीटी में कितना चेंज होगा बेटे? तो ऐसे करेंगे 1 इंटू 25 अपॉन 16.67, परसेंटेज कट गया बेटे, ये देख लीजिए 25 भाग में 16.67, ये आ गया जी 1.50। 1.50 आराम से बेटे। मैं अब इसको यहां पे लिखने वाला हूं, फॉर्मूले में लिखने वाला हूं। आपने एक्चुअली में फॉर्मूला ही बना डाला। ये 25% क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बेटे यही तो है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यही फॉर्मूला बेटे। तो मैं यही फॉर्मूला लिखने वाला हूं, आइए लिख दें। फाइनेंशियल लिवरेज को भी हम दो फॉर्मूले से करेंगे। एक फॉर्मूले का नाम है कंपैरेटिव फॉर्मूला, कंपेयर करेंगे बेटे। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और बेटे एब्सोल्यूट फॉर्मूला बना दीजिए बेटे, वही इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट इज इक्वल टू टोटल ईबीआईटी अपॉन टोटल ईबीटी। आप खुद बताइए ईबीआईटी में और ईबीटी में कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है और कौन सी चीज डिपेंडेंट है? बेटे खुद लॉजिक समझ आएगा, बड़ी मेहनत से बता रहा हूं बेटे। फिर मैं लिख रहा हूं हायर द फाइनेंशियल लिवरेज हाई विल बी फाइनेंशियल रिस्क। जितना फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा उतना फाइनेंशियल रिस्क होगा। तो मैं लिख रहा हूं सपोज फाइनेंशियल लिवरेज इज 2, then it implies for every 1% change in EBIT there will be 2% change in EBT। आराम से बेटे, आराम से। अगर 1% चेंज है ईबीआईटी में तो 2% चेंज होगा ईबीटी में। अब बेटे मैं यहां तक तो पहुंच गया। अब मैंने एक बात बतानी है, इन दोनों डब्बों को मैं मिक्स करके एक दो डब्बे और बना रहा हूं। आप दोनों ब्रांचेस इकट्ठी कर दीजिए और मैं नेक्स्ट शीट खोलूंगा, वहां पे जा रहा हूं, बस खत्म होने वाला बेटे। जैसे आपने ऑपरेटिंग लिवरेज का लास्ट बॉक्स क्लोज किया और फाइनेंशियल लिवरेज का भी लास्ट बॉक्स क्लोज किया और यहां लिख दिया बेटे कंबाइंड लिवरेज। ये लिख दिया बेटे कंबाइंड लिवरेज।
मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज को गुणा कर दें तो बेटे कंबाइंड लिवरेज आता है, कंबाइंड लिवरेज आता है। इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट। बेटे जो कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट हुई है उसके चेंज को, उसके इफेक्ट को देखने के लिए हम कंबाइंड लिवरेज निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए बेटे, दो फॉर्मूले बड़े सिंपल से। वैसे कंबाइंड लिवरेज होती है बेटे ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो एक तो लिख लीजिए कंपैरेटिव फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। और बेटा ये है एब्सोल्यूट फॉर्मूला, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ईबीआईटी नहीं बेटे, ईबीटी मैंने गलत लिख दिया, ईबीआईटी तो कट ही जाएगा, ईबीटी आराम से लिख ले। बेटे 1.5 घंटा हो गया, कोई बात नहीं बेटे, 5-6 मिनट की बात रह गई। क्या लिख लिया जी? तो चलिए जी आगे चलें। एक छोटा सा ब्लॉक इसके नीचे लिखना है, मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई है इसके नीचे एक ब्लॉक आएगा जो मैं लेके जा रहा हूं आपको। सपोज बेटे मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज 3 लिया था और फाइनेंशियल लिवरेज 2 लिया था, तो मैं लिख रहा हूं सपोज कंबाइंड leverage is 6, then it implies for every 1% change in contribution, for every 1% change in contribution, हर 1% चेंज कंट्रीब्यूशन के there will be 6% change in EBT, higher the combined leverage, higher the combined leverage, high will the combined risk, जितनी लिवरेज ज्यादा होगी उतना रिस्क भी ज्यादा है। आराम से लिख लीजिए बेटे, खत्म हो गया, मैंने कुछ लिखवाना नहीं है, यहाँ पर मैंने द एंड कर दिया है। क्लास का एंड नहीं हुआ, लिखने का एंड हो गया, मेरी तरफ से लिखने का एंड हो गया। बेटे बड़ी मेहनत से मैंने आपको ये कंसेप्ट्स लॉजिक्स बताने की कोशिश की और आप मेरे सामने नहीं भी बैठे, फिर भी मेरी अंदर से इच्छा है कि आपको फेस टू फेस से ज्यादा समझ आए बेटे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। तो सभी बच्चे आराम से लिख लें, ये फोटो लिख लें, चित्र बना लें। ये जो चित्र बनाया है, ये जो फोटो बनाई है बेटे, कंसेप्ट नंबर 14 से कंसेप्ट नंबर 18 तक कवर कर रही है। अलग अलग कंसेप्ट भी लिखे मैंने पीपीटीज के, वो भी बताऊंगा। पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, मुझे वो उम्मीद है कि आपने लिवरेजेस का, जो मैंने आपको एक फोटो बनाया था और दिखाया कि भाई लिवरेजेस इस तरह से करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज,
आपने सीख लिया। तो आइए जी, मैंने आपको बोला था कि कुछ कंसेप्ट्स भी हैं इसको लेकर, तो आइए जी एक बार कंसेप्ट्स भी देख लें कि कौन से कंसेप्ट्स हैं जो समझने। कंसेप्ट नंबर 14 आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि फिर भी एक बार आप लिख लें। कंसेप्ट नंबर 14, लिवरेजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज? मैंने वैसे आपको एक फोटो बनाकर दिखा दी है कंसेप्ट 14 टू कंसेप्ट 18, उसमें लिवरेजेस की बातें की हैं। तो जल्दी से कंसेप्ट नंबर 14 एक बार लिख लें। लिवरेजेस, अब समझ आएगा आपको सारा ये कंसेप्ट 14 है क्या। लिखिए जी जल्दी। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास में छोड़ दूंगा दोस्तों। आइए बस आखिरी पड़ाव पे इस क्लास के। लिवरेजेस आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। तो अंडरलाइन कर दीजिए, लिवरेजेस आर टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क। रिस्क को कैलकुलेट करने के टूल्स को बोलते हैं लिवरेजेस। The risk associated can be classified into two categories. The leverages are the tools of measuring risk. बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो अभी मैंने बताया था आपको। वैसे बिजनेस रिस्क, टोटल बिजनेस रिस्क लिख सकते हैं। टोटल बिजनेस रिस्क को दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, while carrying out day-to-day operations of a business, an entity may burden itself with some fixed operating cost. Underline कर दीजिए, with some fixed operating cost. With some fixed operating cost, such as salaries, rent of building, टेलीफोन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेटे इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, आप लिख लीजिए पहले। मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। बेटे लिख लिया हो तो आगे चले। मैं कंसेप्ट नंबर 14 लिखवा रहा हूं लिवरेजेस के ऊपर। लिवरेजेस का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं, मैंने अलग से फोटो बनाई है। फिर भी बेटे मेरा सेवा भाव है कि मैं अलग से भी बता रहा हूं। लिखिएगा, लिखिएगा। बेटे कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। बेटे मैं आगे चल रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा तो आप इसको यहां पर रोक सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। लिखना जरूरी है बेटे, लिखना जरूरी है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल सकते हैं या खाली ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आराम से बेटे, ईबीआईटी का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये मैंने वैसे ही एक आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के दिखाई है। सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो कंट्रीब्यूशन आती है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करें तो ईबीआईटी आती है, या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ईबीआईटी। बेटे ये सब बता दिया है। If degree of operating leverage is 1, there is no operating risk. Higher the degree of operating leverage, higher the operating risk. बेटे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अलग से केस स्टडी देकर समझा दिया। आप बस 2 लाइनें ऊपर की लिख लें, नीचे एग्जाम्पल ना लिखें। मैं आपको ये समझा चुका हूं, बार बार ना करें। ये बेटे केस स्टडी आपने लिखी थी। सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50,000, कंट्रीब्यूशन 50,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, ईबीआईटी 30,000, इंटरेस्ट 10,000, ईबीटी 20,000। बेटे ये आपने ऑलरेडी लिखी थी, मैंने आपको पहले करा दिया है। फाइनेंशियल रिस्क कंसेप्ट नंबर 15। बेटे मैंने 14 से 18 तो बता ही दिए, फिर भी अलग अलग भी लिखवा रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 15 फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है आप लिख ले। लिख लिया बेटे, लिख लिया। चलो मैंने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, कंपनी विच डज नॉट रेज फंड्स बाय वे ऑफ डेट्स एंड प्रेफरेंसेस shall avoid this risk. Such companies are called ungeared, unlevered or purely equity companies. ठीक है जी, लिखिए। Degree of financial leverage is a tool for measuring financial risk. बेटे इसमें 2 चीजों की रिलेशनशिप है, ईबीआईटी और ईबीटी, ईबीआईटी और ईबीटी, ईबीआईटी ईबीटी। आराम से बेटे फॉर्मूला लिख लीजिए, मैंने तो लॉजिक भी समझा दिया कि फॉर्मूला बना क्या कैसे, मैंने तो लॉजिक भी समझा दिया। चलिए जी कंसेप्ट नंबर 16 आ जाइए, बड़ा सिंपल सा जी। कंसेप्ट 16 डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इसको टोटल लिवरेज भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड या टोटल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 16। तो बेटे ये फॉर्मूला बनेगा कैसे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है, ये फॉर्मूला बनेगा कैसे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है। आराम से लिख लें बेटे, मेरी क्लास में कुछ भी रटना नहीं है, मैं पहले से ही इस लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर मैंने चित्र भी बनवाया था बेटे, रेई वाला, आप देखिए आप पहले से ही बना चुके हैं। ये मैं बाद में बता दूं, मैंने आपकी क्लास में पहले बताया। यही था ना बेटे, देख लीजिए, यही तो था, यही तो था, यही तो था, यही तो था। याद आ रहा बेटे? रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, एब्सोल्यूट रिलेटिव, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड रिस्क। बेटे सारी बातें बताई हुई है। आराम से, आराम से मेरे बेटे, आराम से। बेटे अब कंसेप्ट 17 नहीं लिखना आपने, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत देर से आज हम कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे बेटे। तो आप सभी एक तो क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लें। आइए जी, आइए, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन 18 निकाल दिया। एक क्वेश्चन भी अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो समझ लीजिए जो अभी तक कंसेप्ट बताए सारे समझ आ जाएंगे। प्लीज अपनी बुक का
क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लीजिए। हम 17 तक तो पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए। 18 जरा चेक कीजिए नीचे कहाँ कहाँ आ चुका है। सीएस की स्टडी में, सीएमए के कंपाइलर में, सीएस जून 2013 में, सीएमए 2014 में। बेटे सीए में आ चुका, सीएस में आ चुका, सीएमए में आ चुका। एक क्वेश्चन अगर 18 ध्यान से कर लिया तो यकीन मानिए सब समझ आ जाएगा। द बैलेंस शीट ऑफ गोल्डन कंपनी इज एज फॉलोज। गोल्डन कंपनी की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। लायबिलिटीज, फिर एसेट्स, इक्विटी कैपिटल, 10% डेट, retained earnings, current liabilities, net fixed assets, current assets। बेटे ये बैलेंस शीट दी हुई है। The company's asset turnover ratio is 3। बेटे अंडरलाइन कर दीजिए asset turnover ratio। Fixed cost is 1 lakh, variable cost is 40%, tax rate is 50%। Calculate for the company the different types of leverages। अंडरलाइन कर दीजिए different type of leverages। बेटे 3 तरह की लिवरेज होती हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। 3 तरह की लिवरेजेस होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। उसके बाद वो कह रहा है लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 1, इफ ईपीएस इज 3 एंड इफ ईपीएस इज 0। आराम से बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने करूंगा। ये हमारा आज का लास्ट और पहला और लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी तक जितने भी कंसेप्ट किए सबको हम रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहली बात मैं कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं जो पेपर में नहीं लिखने, आपके लिए। रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। बेटे रेशो आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में कर चुके हो। दो चीजों के बीच में संबंध निकालने को बोलते हैं रेशो। रेशोज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग तरह की रेशोज होती है बेटे, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, जो बेटे प्रॉफिट को निकालती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। बेटे टर्नओवर रेशोज, जो टर्नओवर को निकालती है, टर्नओवर रेशोज। बेटे सॉल्वेंसी रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज। बेटे ऐसी बड़ी सारी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज। तो आप प्लीज नोट 1 लिख लें, भले पेपर में नहीं लिखना फिर भी लिख लें। नोट 2, turnover ratios are always calculated with respect to sales। Turnover ratios are always calculated with respect to sales। For example, fixed asset turnover ratio। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, मैं आपके सामने फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे बेटे? सेल्स
अपॉन फिक्स एसेट्स, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। बेटे अगर मैं लिखूं एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स अपॉन एसेट्स। लो बेटे, बेटे टर्नओवर रेशो की यही स्पेशलिटी है कि न्यूमरेटर में सेल्स आता है, न्यूमरेटर में सेल्स आता है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, एक नोट 3 भी लिख लेंगे, पेपर में नहीं लिखना, आपके लिए बेटे। इन एग्जामिनेशन, ये तो कसम खाएंगे हम सब, इन एग्जामिनेशन बिफोर कैलकुलेटिंग लिवरेजेस, बिफोर कैलकुलेटिंग लिवरेजेस, किसी भी तरह की लिवरेज निकालनी हो, इट इज बेटर फर्स्टली टू प्रिपेयर, it is better firstly to prepare profitability statement, profitability statement as a वर्किंग नोट। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं बेटे। सेल्स मैं दूसरे पेज में बना देता हूं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो यहां लिख दें जी, आप ऐसे बना चुके हैं, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। बेटे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहे हैं बेटे। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में बेटे लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट ईबीडी, लेस टैक्स ईएटी। बेटे मैंने आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। लो बेटे आराम से, आराम से मेरे बेटे। चलिए अब मेन आंसर अब शुरू होगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 का मेन आंसर अब शुरू होगा बेटे। मेन आंसर में हमने लिखना है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस। बेटे ये मेन आंसर है। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज, तो बेटे ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। बेटे इंडिपेंडेंट अपॉन डिपेंडेंट। अब बेटे कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, ईबीआईटी भी चाहिए, तो इसलिए बेटर है पहले वर्किंग नोट में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ। आओ जी हम पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक बार बनाकर देख लें। आइए दोस्तों, एक बार हम सब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे दोस्तों। आ जाइए, तो वर्किंग नोट 1 लिख रहे हैं जी। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, सेल्स
लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईडी लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी। बेटे सेल्स पता ही नहीं है तो वर्किंग नोट 2 बना रहा हूं। एसेट टर्नओवर रेशियो दी हुई है, सेल्स अपॉन एसेट्स, सेल्स अपॉन एसेट्स 3 इज इक्वल टू, बेटे सेल्स तो पता ही नहीं, अपॉन 2 lakhs, 3 इज इक्वल टू सेल्स अपॉन 2 lakhs, तो बेटे ये 6 लाख आ गया। बेटे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है तो बेटे 240 आ गया, बेटे 360 आ गया। बेटे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख दी हुई है, बेटे 260 आ गया। और बेटे 8,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो 2,52,000 ईबीटी आ गया। चेक कर लीजिए। अर्निंग बिफोर टैक्स 252 आ गया। अब बेटे कुछ भी नहीं, इसको और इसकी मोहब्बत निकालेंगे और फिर इसकी और इसकी मोहब्बत निकालेंगे तो बेटे ये जो चीज आएगी ऑपरेटिंग लिवरेज आएगी और ये जो चीज आएगी फाइनेंशियल लिवरेज आएगी। चलिए जी शुरू कर दें। कंट्रीब्यूशन 360 अपॉन 260, $3,60,000 अपॉन 2,60,000, बेटे आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा 1.38, लेकिन आप सब यहीं तक लिख के आते हैं बेटे, इंटरप्रिटेशन लिखनी जरूरी है तो 1.38 लिखे फिर आगे इंटरप्रिटेशन लिखनी है। लिखिए इंटरप्रिटेशन of 1.38 operating leverage. It implies for every 1% change, for every 1% change, for every 1% change in contribution, there will be 1.38% change in EBIT। आराम से बेटे, कोई मुश्किल नहीं है बेटे। हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज, हाई विल बी ऑपरेटिंग रिस्क। जितनी ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगी उतना रिस्क भी ज्यादा होगा बेटे। तो बेटे इंटरप्रिटेशन लिखनी है, मैं हमेशा इंटरप्रिटेशन लिखता हूं। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए लिखें, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईडी अपॉन ईबीटी। यही तो होता है बेटे, ईबीआईडी अपॉन ईबीटी 260 अपॉन 252, $260 अपॉन 252। आइए बेटे 2,60,000 अपॉन 2,52,000, यह आ गया बेटे 1.03। देख लीजिए
आंसर भी यही है, लिखिए इट इंप्लाइज फॉर एवरी 1% change in EBIT there will be 1.03% change in EBT। आराम से बेटे, higher the financial leverage, high will be फाइनेंशियल रिस्क। लो बेटे लिख दिया बेटे, उसने कहा कैलकुलेट लिवरेजेस। बेटे तीन ही तो लिवरेजेस होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। कंबाइंड कंबाइंड निकाल रहा हूं। कंबाइंड लिवरेज मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों, इज इक्वल टू, वैसे तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज होती है, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। बेटे यही फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी चेक करते हैं, कंट्रीब्यूशन कितनी, 360 और 252, 360 3,60,000 अपॉन 2,52,000। ये लीजिए 3,60,000 अपॉन 2,52,000। बेटे 1.42 आ रहा है, चेक कर लीजिए। इट इंप्लाइज फॉर every 1% change in contribution there will be 1.42% change in EBT। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। हायर द कंबाइंड लिवरेज, हाई विल बी कंबाइंड रिस्क। हायर द कंबाइंड लिवरेज, हाई विल बी कंबाइंड रिस्क। बेटे निकालना ऐसे ही, आप मल्टीप्लाई करके ना निकाले, पूरा निकाले। तो मैंने 3 पार्ट्स कर दिए। Second part, determine the likely level of EBIT if EPS is 1, 3 and 0। बेटे आज तक EBIT दिया होता था और आप EPS निकालते थे। एक बच्चा को नींद आ रही है, मैंने कहा बेटे आज तक EBIT दिया होता था, आप EPS निकालते थे। यहां पर EPS दिया हुआ है, EBIT निकालनी है। बेटे गंगा उल्टी बह रही है, आराम से। बेटे सुनिए, बेटे आपको मालूम है आप ऐसे करते थे, EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, EAT लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये फिगर आती थी, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और बेटे यहां पर EPS आ जाती थी। आराम से बेटे देख लो, ये गिवन था बेटे, और नीचे चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे, निकाल लेते थे, निकाल लेते थे। लेकिन अब उल्टा बेटे, वो कह रहा है जी EPS तो पता है और आपको EBIT निकालनी है। EPS पता है,
आपको ईबीआईटी निकालनी है, ईपीएस पता है, ईबीआईटी निकालनी है, तो मैं इसी का एक फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ईपीएस कैसे निकालते हैं ये बताइए। ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बेटा ये जो न्यूमरेटर है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ईबीआईटी से शुरू करूंगा, इंटरेस्ट लेस कर दूंगा। तो बेटे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कर दिया तो ईबीटी तो आता है। सोचिए इस फिगर का नाम ईबीटी तो है, यहां से लेके यहां तक ये जो चीज आई है ये बेटे ईबीटी तो है, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद मुझे टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए, टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए। तो टैक्स से गुणा नहीं करूंगा, 1 माइनस टैक्स करूंगा बेटे। जैसे मैं कहता हूं टैक्स का रेट 30% है, तो बेटे मैं 70% से गुणा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 30 लेस कर दिया, बाकी कितना बचा 70%, तो मुझे वही तो चाहिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, हम यहां पर हमें टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए, इसलिए मैं यहां पर 1 माइनस टैक्स कर रहा हूं और यहां लिख दिया जी मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये लो जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बेटे ईपीएस पता है 1, वो कहता बताओ भाई ईबीआईटी कितनी हो कि ईपीएस 1 आ जाए। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 8000 इंटू 1 माइनस 0.5 माइनस 0 अपॉन 6000। बेटे आराम से, कोई जल्दी तो है ही नहीं बेटे, आराम से अब गुणा ही तो करना है। 6000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी माइनस 4000। बेटे ये इक्वेशन बनी नहीं बनी, 4000 इधर आ गया तो मैं सॉल्व कर देता हूं बेटे नेक्स्ट पेज में। 6000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी माइनस 4000, 0.5 ईबीआईटी इज इक्वल टू 10,000, ईबीआईटी इज इक्वल टू 20,000। Hence, if EBIT is rupees 20,000, then EPS will be ₹1। बेटे क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं, क्रॉस चेकिंग बेटे अभी करके दिखाता हूं, पहले यहां तक देख लीजिए आप आराम से बेटे। ईबीआईटी को 20,000 ले लेते हैं बेटे, लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स ईएटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6000। ईपीएस देख लीजिए ₹1 है बेटे, बेटे ₹1 है, ये लीजिए। ईपीएस ₹1 है। अब मैं दूसरा पार्ट चाहता हूं आप खुद करें, अगर ईपीएस 3 हो तो ईबीआईटी कितनी हो।
चलते हैं जी। इफ ईपीएस इज इक्वल टू ₹3, तो 3 कैसे आएगा बेटे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 8,000 1 माइनस 0.5 माइनस 0 अपॉन 6,000। 18,000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी माइनस 4,000। बेटे 22,000 इज इक्वल टू 0.5 ईबीआईटी, ईबीआईटी इज इक्वल टू 44,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। इसका मतलब अगर ईबीआईटी 44,000 रुपीज होगी तो आपको आपकी ईपीएस 3 होगी। क्रॉस चेक करके देख लीजिए, मैं रुका हुआ प्लीज, क्लास का आखिरी पहलू चल रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं जी क्रॉस चेकिंग, फिर 0 में आप खुद कर लेंगे बेटे, समझा दिया है, अभी करेंगे। ईबीआईटी 44,000, इंटरेस्ट 8,000, 36,000 ईबीटी, टैक्स 18,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स 18,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6,000। ये लो बेटे ईपीएस 3 रुपीज। लो बेटे आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। तो बेटे आपको समझ आ गया कि अगर ईपीएस दिया हो तो आप ईबीआईटी निकाल सकते हैं, और ईबीआईटी दिया हो तो ईपीएस निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हैं, कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं, और उसके लॉजिक्स भी बताए। किंगफिशर का एग्जांपल दिया मैंने, मोरिया शेरन का एग्जांपल दिया। बेटे बड़ी मेहनत से बताया, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप जितने मर्जी यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको 80+ ना लाने में मदद कर दे। मतलब 80+ आएंगे ही तो होमवर्क लिखें। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, 6th लेक्चर आज खत्म होता है। आप होमवर्क लिखें, क्वेश्चन नंबर 19, 20th, 21st, 22, 23। बेटे ये लिवरेजेस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो आप आराम से 19 से लेकर 30 तक कर सकते हैं बेटे, आराम से करिए 19 to 30th। बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने तो जरूर कर लें बेटे, इतने तो जरूर ही कर लें। 19 से 30 तो कर ही ले बेटे, बहुत ही बढ़िया अच्छे क्वेश्चन है ये, करने चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने तो बेटे मैंने दिए हुए हैं 57 तक। तो वैसे तो बेटे 19 to 57 भी कर सकते हैं, लेकिन बेटे इतने करने की जरूरत नहीं है। आप बस 19 से 30 तक ही कर लीजिए, पेपर में इसी में सब कुछ आने वाला है। 19 to 57 में भी वही कंसेप्ट है, और 19 to 30 में भी वही कंसेप्ट है। तो 19 से 30 ईमानदारी से आप कर लीजिए, फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को शब्बा खैर। मैं आप सबको अलविदा कह रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं दोस्तों, खाली आज के लिए। अभी